गाड़ी में डालो इसको। अच्छा सीधा। और सीधा मेरे को गाड़ी में डाल के और मैं चला गया जी 21 दिन के लिए कंडा जेल। अच्छा। और उसमें तो हिमाचल के 12 जिला के दर्शन कराएंगे वहाँ पे, ऐसा प्रोग्राम देंगे वहाँ पे, ऐसे वाद्य यंत्र बजेंगे वहाँ पे। मेरा पूरा जो फेस था ये बिल्कुल यूं हो गया था, ये आंख ऐसा लग रहा है यहाँ पहुँच गई, और इतना बिल्कुल मैं शॉक। नमस्ते, हमारे पॉडकास्ट दिल से दिल तक विद प्रिया में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पॉडकास्ट में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, अक्सर आपने उन्हें महफिल में गाते हुए सुना होगा। तो आइए बात करते हैं हमारे आज के मेहमान कपिल शर्मा से। आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू। आप सिरमौर से हैं, जैसा हम जानते हैं, जैसा हमने आपके बारे में सुना है। तो सिरमौर की खास बात हम सबसे पहले जानना चाहते हैं, क्योंकि इतना खूबसूरत सिरमौर है, वहाँ के गाने, वहाँ का कल्चर, वहाँ की खूबसूरती, वहाँ के लोग। अगर आप सिरमौर को याद करते हैं तो सबसे पहले क्या याद आता है? देखिए, सिरमौर का वैसे तो कल्चर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का एक अपने उसको सौंदर्य को दर्शाता है। सिरमौर जो एक खास याद आता है वो भोलापन। हाँ। सिरमौर के जो हमारे लोग हैं वो बहुत भोले लोग हैं, बहुत ईमानदार लोग हैं और बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो इसलिए शायद से सिरमौर को सिर का ताज सिरमौर से भी जानते हैं। तो ये इसकी खास बात है। बाकी कल्चर तो उसका है ही एक बड़े लंबे समय से, और जो उसका एक इतिहास है, हमारी जो धरोहर है, संस्कृति है, वो जो महफिल मेरी आप देखते हैं वहाँ से हम लोगों ने सीखी है। तो कल्चर तो अपने आप में एक बातचीत है, लेकिन कल्चर के साथ साथ जो सिरमौर का जो भोलापन है उसका एक अपना मतलब वहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ही भोले, जैसा आप कह रहे हैं, बहुत ही भोलेपन उनमें होता है, एक सादगी वाला जीवन जीते हैं। बिल्कुल। ये जो महफिल के साथ आपका नाम जोड़ा जाता है, आप महफिल स्टार के नाम से भी जाने जाते हैं, तो ये कैसे शुरू हुआ? कहाँ से शुरू हुई ये कहानी की महफिल में गाना गाना है? तो कैसे शुरू हुआ यूं कि लॉकडाउन का टाइम था, और लॉकडाउन में फिर हमने काफ़ी सारी वीडियोस बनानी घर में शुरू की। तो फिर बार बार उसको सुनते थे कि आज ये अपलोड करनी है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और उस बीच ही मैंने जो है वो सोशल मीडिया पे अपने जो है वो अकाउंट्स बनाने स्टार्ट किए थे, यूट्यूब का भी, इंस्टा का भी और फेसबुक का भी। और आज आप देखिए 2.5-3 साल बाद अच्छा एक जो है वो यूट्यूब चैनल भी ग्रो किया है, कपिल शर्मा HPU के नाम से जो मेरा चैनल है, और कपिल शर्मा जो फेसबुक पेज है मेरा, वो भी अच्छा ग्रो उसके अंदर किया है, लोगों ने बहुत सारा प्यार उसमें दिया है। तो लॉकडाउन के टाइम हमने गाना बजाना शुरू किया और कुछ वीडियो वायरल हुई। तो मेरे दोस्त है अंकुर, आजकल SDO है बिजली बोर्ड में, पाउंटा साहिब में। तो 2006 में हम लोग मिले थे, और उसके बाद हम लोगों के पास कोई फोन वोन नहीं होता था, कुछ नहीं, और उस सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग मिले। और जब वो सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग मिले तो उन्होंने नाम दिया कि शान महफिल नाटी स्टार कपिल शर्मा। मैं बोला जी कौन? बोले मैं अंकुर बोल रहा हूँ, ऐसा ऐसा। फिर बातचीत लगी, फिर फ्लैशबैक लगी पूरा, वो जो दिल्ली में हम 2006 की बात है मैम, हम लोगों ने दिल्ली 26 जनवरी परेड में एक प्रोग्राम किया था, और उसके बाद राष्ट्रपति भवन भी गए, और वहाँ पे हम लोगों ने तो जो प्रोग्राम किया था, उसके बाद हमारी मुलाकात हुई लॉकडाउन पे, वो भी फ़ोन पे। फिर मैं स्पेशली मिलने भी गया था उनसे, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो मिलने भी गया था। फिर उन्होंने नाम दिया था एक, तो मैंने बोला कि देख भाई तुमने इतना बड़ा नाम तो दे दिया, अब इसका खरा उतरना पड़ेगा, नाम इस पे कुछ करना पड़ेगा और कुछ हटके करना पड़ेगा अपने यहाँ। तो बहुत हेल्पफुल पर्सन है, इज ग्रेट पर्सन। और फिर गाइडलाइन बातचीत होती रही, मैं कहा क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, और बहुत स्ट्रगल है, उनकी भी अपने आप में एक स्टोरी है। और फिर जब बातचीत उनसे होती रही तो बातचीत करते करते फिर उन्होंने ये प्रेरित किया मेरे को कि नहीं, अब आप इस फील्ड में लग जाओ और कुछ हमारे जो फोक है उसको आप तैयार करो और स्टार्ट कर दो बस। अब तो फिर मतलब लॉकडाउन से स्टार्ट हुई स्टोरी और अभी तक जो है वो चल रही है। तो ये
बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो सिंगर होता है ना, आपने तो पढ़ाई भी इसी में की है, म्यूजिक में ही पढ़ाई की है, पर बहुत बार देखा जाता है कि जब आपको लोग जानने लग जाते हैं तो उसके बाद लगता है कि यार बड़े लेवल पे जाकर कहीं गाना गाते हैं, एक हमारे को एक स्टेज मिल जाए, या बहुत सारे स्टेज ऐसे होते हैं जो मेले होते हैं हिमाचल में, बहुत बड़े बड़े ऐसे प्रसिद्ध त्योहार होते हैं, तो लगता है कभी कि वहां पर जाके गाना चाहिए? देखो एज ए ह्यूमन नेचर ना मैं बात करूँ तो वो सबको लगता है और लगना भी चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा अलग स्वभाव का आदमी हूँ, मेरे पेशेंस मैं रखता हूँ बहुत। होता यूं है बड़े बड़े मेलों में, हाँ आपको कोई ऐसा पैकेज प्रोग्राम मिल जाए, पैकेज भी ना मिले समय मिल जाए, तो फिर तो आपको मज़ा आएगा कि आपको अपना कल्चर प्रमोट करना है। आप जाओ वहाँ पे और फिर 2-2.5 मिनट में क्या कल्चर प्रमोट करेंगे आप बताओ। तो और जिस तरीके के महफिल तो हम लगाते हैं, हमारे तो 10 मिनट में तो कान गर्म नहीं होता गाते गाते। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब मेरा रहता है कि नहीं उन प्रोग्रामों को थोड़ा डेफर करके, हाँ ऐसा कभी मिलेगा पूरी पैकेज के साथ कार्यक्रम मिलेगा तो उसको भी ज़रूर करेंगे। और वो सिर्फ हम ऐसा कार्यक्रम नहीं करेंगे कि आओ अपना गाना बजाना, क्या पूरे हिमाचल के 12 जिला के दर्शन कराएंगे वहाँ पे, ऐसा प्रोग्राम देंगे वहाँ पे, ऐसे वाद्य यंत्र बजेंगे वहाँ पे, 12-13 लोग जब इंस्ट्रूमेंटल पे बैठेंगे, साज बाज पे बैठेंगे, और जो हमारे वाद्य यंत्र है पुराने जिसमें ढोल है, हुड़क है, और आपका वो नगाड़े है, शहनाई है, और बहुत सारे इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे, जब बजेंगे वो और वो स्टेज पे सजेंगे और दिखेंगे तो आप दृश्य देखो कैसा होगा। तो ऐसा टाइम मिलेगा तो जरूर जाएंगे उसमें। मतलब समय की कहीं ना कहीं कमी आपको जो टाइमिंग का एक बड़ा इशू है जी। तो महफिल स्टार तो आप हैं ही, बहुत सारी महफिलें आप जो है जमाते हैं, बहुत लोगों को आप पसंद आते हैं, तो एक गाना हमारे चैनल के जरिए भी आप लोगों तक जो खास तौर पर आप बहुत सारी महफिल में गाते हैं, कोई फेवरेट गाना आपका? आज देखो साजबाज तो नहीं है पर फिर भी फिल्मबदी ऐसी गाता हूँ। ये गाना है वो ओ मेरी साहिबुए छुटेला तो देना कंडे पांडनी दो, मेरी साहिबुए छुटेला तो देना कंडे पांडनी दो, बोलो कोदा पाका बोलो टुंडुए मुंडुए के क्यों लंबड़ना सिले, कोदा पाका बोलो टुंडुए मुंडुए के क्यों लंबड़ना सिले, जे तो होली बोलो साची मोहब्बत पछी बणीरो मिले पांडनी दो, मेरी साहिबुए छुटेला तो देना कांडे पांडनी दो। थैंक यू। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा आप गाते हैं, और आपके साथ बहुत सारी स्टोरीज जुड़ी है, हम कह सकते हैं बहुत सारी कहानियां आपके साथ जुड़ी हैं। तो एक एक पन्ने से शुरू करते हैं, मतलब एक एक चैप्टर से शुरू करते हैं। एक तो आप कॉलेज टाइम में जो थे आप राजनीति से भी जुड़े थे, और एक उससे आपका जो सफर था वो कहीं जेल तक जाकर आपको जाना पड़ा। लोग डर जाएंगे जेल की बात। नहीं जेल जाना जरूरी नहीं है इसमें, सिर्फ या किस काम के लिए जाते हैं, मैं हम आपसे ये पूरा जानना चाहते हैं कि क्या कहानी है। बात है 2011 की, जब मैं कोटशिरा कॉलेज ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने गया, तो उस समय गाइडेंस ब्यूरो चले रहते हैं, और उस समय कोई SFI का जो कार्यक्रम चल रहा था, और 2-4 दिनों से वहाँ पे स्ट्राइक भी चली थी हॉस्टल डिमांड को लेके। तो मैं स्टूडेंट मूवमेंट में SFI मेरा, और फिर वो लड़ाई झगड़ा जो कॉलेजों में चलता है, तो गाइडेंस ब्यूरो के टाइम क्या हुआ कि वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ, और अगले दिन पुलिस आई। और अगले दिन पुलिस आई तो उस समय पुलिस में जो DSP होते थे शकुंतला में, बहुत टेरर होता था उनका, बहुत संजौली में भी गए, काफ़ी लोग डरते थे। तो वो होते थे, तो उनसे उन्होंने आवाज़ मारी मेरे को कि कपिल इधर आओ। मैं कहा नमस्कार, देखो आज बहुत अच्छा माहौल है कैंपस का, और गाड़ी में डालो इसको। अच्छा, सीधा? और सीधा मेरे को गाड़ी में डाल के, और मैं चला गया जी 21 दिन के लिए कंडा जेल। अच्छा। और उसमें टोटल हम 42 की 43 स्टूडेंट्स थे, ABVP के थी, उसमें ये थे।
तो पहला एक्सपीरियंस तो मेरा कंडा जेल में रहा, और पहली बार मैं गया था। और ऐसा नहीं है कि कोई आपने अपराध किया है या कोई ऐसा स्ट्रगल का टाइम है, ठीक है, स्टूडेंट मूवमेंट में ये सारी चीजें चलती रहती थी। क्या ऐसा उस टाइम किस वजह से गए थे आप, क्या कुछ इशू थे? उस समय हॉस्टल की डिमांड को लेके कोई एक हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था लंबे समय से, और उस बीच थोड़ा एबीवीपी के साथ थोड़ी बातचीत हुई, तो कुछ हमारे लोग सीनियर्स जो है वो लड़ाई झगड़ा उनके बीच हुआ। तो मैं सीरियसली बता रहा हूँ, उस पंगे में मैं तो था भी नहीं, मैं तो गाइडेंस ब्यूरो में था, अपने फीसें वगैरह कटवा रहा था। 2-3 दिन वो लड़ाई चलती रही कंटिन्यू, हम तो उतने को चले गए थे। तो उस बीच हुआ ये यूँ कि जैसे ही पुलिस कैंपस के अंदर आई तो गाड़ी में भर दिया सबको, फिर बालूगंज थाने ले गए, बालूगंज से सीधा जो है वो 2-3 दिन का हमको उसमें रखा रिमांड में। रिमांड मतलब ऐसा कोई मार पिटाई नहीं हुई। तो उसके बाद सीधा बोल दिया कि 21 दिन आप कंडा जेल चले जाओ। तो फिर कंडा जेल चले गए, वहाँ पे भी देखा अंदर क्या माहौल होता है। और मेरा कॉलेज का उस समय आई थिंक मैं बोल रहा हूँ 3रा या 4था दिन था। अच्छा। कॉलेज का। अब 2-4 न्यूट्रल स्टूडेंट भी आ गए थे उसके साथ। तो पहला एक्सपीरियंस तो मेरा ये रहा। फिर उसके बाद जेल से हम लोग छूटे, और फिर कैंपस में वैसा ही जो माहौल पढ़ाई का और उस तरीके का, ऐसा नहीं कि स्ट्रगल नहीं किया। उसके बाद भी कुछ डिमांड्स होती थी, उस पर लड़ते रहते थे। पार्किंग का इशू था, क्लासरूम का इशूज था, पूरा स्टाफ था। तो ये सारी चीज़ें पहले उसके अंदर चलती रही। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में फीस वृद्धि को लेके एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, रूसा सिस्टम को लेके। उस समय 52 दिन फिर मेरे को जेल में जाना पड़ा। उस समय हमारी एसएफआई की टॉप लीडरशिप भी थी स्टेट की, तो 52 दिन मैं कैथू जेल रहा। तो मेरी जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के एग्जाम है वो मैंने जेल से दिए, और अच्छे खासे मेरे उसमें बढ़िया नंबर आए। जेल से आपने एग्जाम दिए? जेल से। तो जेल जाते थे, और फिर अगले दिन मेरा एग्जाम है, तो फिर 2 मेरे साथ गार्ड आती थी पुलिस के, और वो आते थे, बैठते था, मैं अपना एग्जाम कर रहा हूँ, फिर वापस जाता था जी। तो फाइनल ईयर मेरी जेल से हुई। और एमए की पढ़ाई, एमए का जो एंट्रेंस है मैंने जेल से दिया है। एमए का भी वो उस समय शॉन्गटोंग का आंदोलन चल रहा था, परचम बांगटू में मजदूरों की हड़ताल थी। तो उस समय भी मेरे को मौका मिला जेल जाने का। मौका मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली अंग्रेजों के टाइम से जब ये जेलें बनी थी तो ये क्रांतिकारियों के लिए बनी थी। अब हिमाचल में उल्टा थोड़ा हो गया है। हिमाचल क्या, पूरे देश में ऐसा हो गया है कि अब इसमें अपराधी रखे जाते हैं। तो जेल जाना कोई बुरी बात नहीं है अगर आप अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। रेवोल्यूशनरी लोग रहते थे जेलों में, तो मेरे को भी सौभाग्य मिला मेरे को। और वही जो नारा हम देते थे कि स्टडी एंड स्ट्रगल, स्टडी टू एनालाइज टुडे एंड स्ट्रगल फॉर बेटर टुमारो। और एमए का जब मैंने एंट्रेंस दिया तो टॉपर के थे 96 नंबर, सेकंड टॉपर हम 3 लोग थे उसमें। अच्छा। मेरा दोस्त रजनीश भारद्वाज, अंबिका और मैं, हमारे 94 नंबर, 94 नंबर हमारे थे। तो पढ़ाई कैसे की आपने? पढ़ाई तो अंदर तो बहुत समय मिल जाता है पढ़ाई का मन, वो अच्छा। ऐसा होता है कि ठीक है, बाकी सारे और भी है, कैदी है उसमें, तो पढ़ाई का समय मिल जाता है जेल में। और अंदर का जो माहौल होता है, हम जानना चाहते हैं जेल के अंदर का माहौल होता कैसे है? अंदर का माहौल, जेल का माहौल बहुत अच्छा होता है, डिसिप्लिन होता है, बहुत अच्छा डिसिप्लिन उसमें होता है। और लाइक हॉस्टल वाली लाइफ, जस्ट वो है कि आपको 4 दीवारी में वहाँ पे रहना पड़ता है, बाकी पूरा जो राइट्स होते हैं वो सब मिलेंगे। न्यूज़पेपर आपको मिलेगा, लाइब्रेरी में आपको पढ़ना है वो मिलेगा, और हाँ, खाने की चॉइस नहीं आप दे सकते। तो वो बड़ा डिसिप्लिन जेल के अंदर होता है। और ऐसा नहीं है कि कोई वहाँ पे मौका मिलता है आपको, पढ़ना है, लिखना है आपने, तो एक अच्छा खासा समय है आपके पास। जो मेरे को जेल का एक याद है, रात को कोई बाहर से थे वो अपराधी, यहाँ जो हमारी पुलिस, हिमाचल की पुलिस ने उनको पकड़ा था, ATM चोरी करते थे। और कुछ तो उस समय मैं भी जेल में था, तो जेल में जो एक जगह मिलती है सोने की, उस समय भीड़ थी जेल में, काफ़ी सारे लोग थे। तो
बाई चांस मेरे को जो जगह मिली वो दरवाजे के पास हम सो गए, जहाँ से सुबह बंदी खुलती है और दरवाजा खुलता है। एक ही रूम में बहुत सारे लोग होते हैं? बैरक होते हैं बने हुए मैम। अच्छा। उसमें ना तो लगभग 62-65 लोग एक ही बैरक में होते हैं। अच्छा। और सारे लाइन में होते हैं। तो हमको जगह नहीं मिली क्योंकि उस समय स्टूडेंट एक साथ गए हुए थे सारे। तो दरवाजे के पास मैं सोया था, मेरे साथ सुरेश सरवाल जी थे मंडी से जी। और मैं दरवाजे के पास सोया। रात को उनको कुछ क्या हुआ मेरे को मालूम नहीं। तो रात को 2-2:30 बजे मैं रात को उठा और मैं जो जेल की वो खिड़की होती है वहाँ से थोड़ा सा बाहर अपना हाथ निकाला, थाली निकाली और मैंने बजानी शुरू की। फिर लाइकराम अंकल है, जेल में होते थे उस समय, अभी भी ऐसा लग रहा है मैं देख रहा हूँ सारा सीन, पूरा फ्लैशबैक। तो वो आए कि क्या हुआ। जेलर थे? हाँ जेलर थे। तो मैंने थाली बजाई रात को 2 बजे। मैं कहा इनको कुछ हो गया है और ये तो झाग निकल रही मुंह से और इनकी हार्ट बीट भी बहुत तेज हो रही है और नाखून दीवारों पे कहीं बाहर से थे वो जिसके? हाँ वो बाहर के थे, वो एग्जैक्ट उनका नाम भूल गया। जी जी जी। क्या बोलते थे। तो 2 लोग थे वो। तो उसमें से उनको एक की तबीयत काफी खराब हो गई और फिर लाइकराम वो बोले रख इनके 1-2 पटाखे रख। अरे मैं कहा अंकल जी प्रणाम, सॉरी मैं नहीं रख सकता, आप अंदर आओ और इनकी तबीयत काफी खराब है, इनको ले जाओ। वो कुछ नहीं है बोले इनको तो पुलिस जो होती है वो आपकी आप इतने सालों से जेल में हो, इतने तो अंदाजा लगा देते हो कि इसको क्या प्रॉब्लम है। जी। इतना उनकी साइकोलॉजी और वो सारा वो ढांचा बता देंगे बॉडी का भी, क्या नशे करता था और क्या करता है, तो काय का तोड़ बजाया आपको। तो फिर दरवाजा खोला, उसके कुछ रखी, फिर बाद में सुनाया। वो बहुत ऐसा पहली बार ऐसा हुआ कि जेल में ऐसा भी सारी चीजें होती है। बाकी तो अच्छा पॉजिटिव माहौल भी होता है, ऐसा नहीं है वहाँ पे। और कुछ भी आपने करना हो तो जेल में आपको मतलब ऐसा है कि समय मिलता है अपने लिए, स्टडी आपने करनी है या कुछ आपने कोई एग्जाम क्रैक करना है। तो बहुत सारे लोगों ने क्रैक किया है एग्जाम जब आप जेल के अंदर थे। पर आपकी बहुत सारी और भी स्टोरीज हैं। एक जो है आप एक बीमारी से भी उभरे थे, तो वो कैसा टाइम था, कैसे वो बीमारी जो भी वो डिजीज जो भी थी वो आपको हुई और कैसे आप उससे बाहर निकले? ये 2021 की बात है। उस समय हम लोग एक कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस थी बंगाल में। तो यहाँ हिमाचल से हमारा डेलीगेशन भी गया था। तो हम भी गए और ये है वो न्यू टाउन न्यू लाइब्रेरी, वहाँ हम रुके थे बेलवाल में। तो 13 मई की बात है और वो रात मतलब मैं ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकता, वो हमेशा याद आएगी और उससे मैं सीखा भी हूँ। हुआ यूँ कि रात को हम लोग सोए और सुबह मैं उठा। सुबह मैं जब उठा तो मैं एकदम नहाने गया, तो शावर वगैरह मैंने ऑन किया। वो सारा तो गर्मी बहुत थी, बहुत गर्म इलाका था, हिमाचल से हम लोग गए थे, तो हमारे लिए गर्मी तो सूट ही नहीं करती, खासकर बंगाल में तो बहुत गर्मी थी। और फिर मैं सोया, सुबह मैं उठा, नहाने गया, तो लगभग मैं नहा लिया था और नहाते नहाते मेरे ख्याल आया कि वो ब्रश रह गया, तो मैंने ब्रश करनी स्टार्ट की। तो नहाते हुए भाप जम गई थी शीशे में। तो जब वो झाग मुंह की जो ब्रश में कर रहा था उसको मैंने फेंकना था, वो मेरी मतलब ऐसा थ्रू नहीं आ रहा था अंदर से ना। और मैंने फिर अपना देखा, मैं कहा ये क्या हुआ, मैं कहा हुक तो नहीं खुल गई, मैं कहा फिर मैंने ऐसे खुला मुंह छोड़ा और वो झाग जैसे कैसे मैंने निकालनी शुरू कर, फोर्स ही नहीं बची मुंह में, जबड़े में। हाँ मूवमेंट बिल्कुल नहीं थी यहाँ राइट साइड। तो मैंने ऐसे शीशे में पानी डाला जग का, लगी ऐसा लगा मैं हॉरर मूवी देख रहा हूँ कोई, ऐसा सीन हुआ मेरे साथ। और वो शीशे में भाप जमा हुआ था, तो जैसे जैसे वो पानी से मैंने भाप वो निकाली तो मेरा पूरा जो फेस था ये बिल्कुल यूं हो गया था, ये आंख ऐसा लग रहा है यहाँ पहुँच गई। और इतना बिल्कुल मैं शॉक्ड हुआ कि मैं कहा ये क्या हुआ मेरे को। तो जैसे जैसे मैंने फटाफट मैंने अपने यूं मैं ऐसा हो गया एक घड़ी, उसके साथ टॉयलेट का जो दरवाजा है, मैं कहा ये क्या हुआ मेरे साथ। शाम को सब कुछ बढ़िया एकदम ठीक था।
फिर मेरे दोस्तों को भी नहीं लगा पता, मतलब हालांकि मेरे को बोलना चाहिए था, पर वही एक माइंड में कि पता नहीं यार हंसेंगे क्या बोलेंगे, मतलब मैं फेस नहीं कर पा रहा था, वो स्थिति ऐसी थी। फिर मैं उठा और उतने को तैयार हम हुए, ऑटो मैंने पकड़ा और मैं सीधा घुस गया डॉक्टर के पास, वहाँ पे जहाँ हमारा कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहाँ मेडिकल कैंप भी लगा हुआ था। तो मैंने सिर्फ अपनी आंखें मेरी ऐसे दिखती थी उसमें, बाकी मैं सारा ढक के चला पूरे 14 दिन। तो चुपके में पानी पीता था, चुपके में रोटी खाता था, क्योंकि मूवमेंट तो है नहीं कि मैं निकल जाता था, पानी पी रहा हूँ पानी निकल जाता था, मतलब बहुत चोरी छिपे मेरे को वो सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। तो मैं डॉक्टर के पास गया तो मैंने बोला कि शायद से मेरे को पैरालिसिस का अटैक तो नहीं पड़ गया मैम, और मैंने सुना है कि सुनी बातें, इसका कोई इंजेक्शन लगता है तो आपको आप ठीक रिकवर हो जाएंगे। फिर वो फेशियल्स पाइल्स कुछ ऐसा शब्द है हुआ था मेरे को, और वो ईयर इन्फेक्शन हुआ था मेरे को राइट साइड। वो ट्रेन में सफ़र किया तो मेरी हवा से ना ऐसे साइड से ब्लॉकेज हो गई थी, तो मूवमेंट काम नहीं कर रहा था। तो थोड़ा सा मैंने वहाँ सांस ली कि भाई नहीं, डॉक्टर ने ये बोला है कि पैरालिसिस अटैक नहीं है, ये ठीक हो जाती है, 21 दिन में ठीक हो जाती है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इसका परहेज करते हैं तो ये ठीक हो जाती है। फिर कुछ टाइम बाद जस्टिन बीबर को हो गया था, कुछ टाइम बाद नहीं, हाँ 2-4 दिन बाद जस्टिन बीबर को भी हुआ था। वो बंदा लाइव आ रहा था। ओके। हाँ, मैंने बोला कि यार ये मैं तो किसी को देख नहीं पा रहा हूँ। जस्टिन बीबर जो सिंगर, हाँ जस्टिन बीबर जो सिंगर, उनको भी हुआ। वहां से मेरे थोड़े प्राण आए शरीर में, मैं कहा इस बंदे को भी हो गया, मेरे को भी सेम हुआ था। लेकिन उनमें और मेरे दिक्कत ये थी कि वो बंदा फेस कर रहा था पब्लिक को कि हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, और बातचीत करते करते पूरा उसका मुंह ही बिल्कुल, मैं कहीं फेस कैसे कर रहा बंदा भाई। और मैं उस समय बहुत ऐसे डिप्रेशन में चला गया था। तो अब सोचेंगे नहीं, अभी तो मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि क्या बोल रहा हूँ मैं, लेकिन ये हुआ और ये रियलिटी है। जब हम बंगाल से वापस आ रहे थे तो ट्रेन में, तो हम कहाँ कहीं आगरा के आसपास पहुँचे थे। रात को मैं उठा मैम 2 बजे, और मैंने लास्ट बार मैंने अपने आप से बात करनी है शीशे में। पूरी ट्रेन सन्नाटा, उसमें सोए हुए थे लोग, मेरे जो साथ के लोग थे वो भी सोए हुए थे। तो मैं उठा और मैंने दरवाज़ा खोला टॉयलेट का, लाइट जली हुई थी उसमें। तो मैं पहले चिल्लाया, वो सारा खोल के ना, लोगों को तो दिख नहीं रहा था, उनको तो नॉर्मल लग रहा था। फिर मैं चिल्लाया, फिर मैंने कुछ बातें की शीशे के सामने। फिर मैंने गाने की कोशिश की, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स थे जो जिसके जो उच्चारण ठीक नहीं हो रहे थे, मतलब आपका मूवमेंट हाँ है ही नहीं, ना बोला जा रहा, ना पी बोली जा रही थी, ना के बोला जा रहा था। कुछ ऐसे शब्द थे, वर्ड्स थे जो मेरे से नहीं बोले जा रहे थे। फिर मैंने खुद ऐसे आंख बंद करके कि मेरा काम देख मुंह का है भाई, और मुंह ही अब मेरे पास नहीं है जी। तो डर गया, हाँ बहुत घबरा गया मैं। और किसी का फोन अटेंड करता था तो ऐसी इरिटेशन होती थी कि कब ये फोन काटे, वो चाहे मेरे अभी प्रेजेंट मेरी वाइफ है, उनकी कॉल आती थी घर। तो मतलब आपने उनके पास भी नहीं बताई ये बात? नहीं, उस समय सब कुछ चल रहा था। हाँ नहीं, उस समय नहीं बताई। तो मैं एकदम जोर से फोर्सफुली मैं रो भी रहा था, और एक आंख तो मेरी बंद ही नहीं होती थी, राइट साइड की ड्राइनेस आ गई थी, इसमें ये खुली रहती थी। अच्छा। हाँ, इसमें इतनी प्रॉब्लम हो गई थी। तो जैसे मैंने फोर्सफुली ऐसे दरवाज़ा बंद किया, तो जस्ट कि मैं अटेम्प्ट करना है भैया, मैं इस लेवल पे था, मैं सच बता रहा हूँ आपको कि मैंने अटेम्प्ट करना है। वो हुआ यूं कि जैसे मैंने उसमें दरवाजे में यूं फोर्स मारनी थी बाहर को ना, वो स्टेशन से पहले एक स्पीड ब्रेकर टाइप आता है ना, वो जिससे ट्रेन में धक्का लगता है और एकदम थोड़ी स्पीड स्लो हो जाती है, वो हुआ मेरे साथ। उसकी स्पीड स्लो हो गई। तो जो सुसाइड उस समय माइंड्स होता है ना, हमको लगता है ना कि कैसे कर सकता है, वो एंजॉय आता है उस समय। मैं सच बता रहा हूँ, मैं वहाँ से निकला हूँ
उस समय मजा आता है, वो कुछ याद नहीं रहता आपको, कुछ याद नहीं रहेगा आपको क्या कर रहे हैं आप, कौन है आप, जस्ट आपको एंजॉय आएगा, मरना है, ऐसा फील किया मैंने। तो जब मैं ऐसे बाहर, तो इनफैक्ट उसकी वो स्पीड स्लो होगी ट्रेन की, और वो जो स्विंग देता है ना, सुसाइड से पहले 2-4 सेकंड का स्विंग आता है माइंड में। स्विंग मेरे क्या आया, वो स्लो होगी, बच जाऊंगा, अच्छा, इतना सा हुआ। अगर वो नहीं होती शायद से तो कुछ कांड हो गया था। तो वो जो स्विंग आया 3-4 सेकंड का कि नहीं ये तो ट्रेन तो स्लो होगी भाई, अब तो बच जाऊंगा मैं। फिर मैं वापस आया, फिर मैंने फोन देखा, ऐसा मैं कहा 3 बजने वाले थे, नींद नहीं आ रही थी, नींद तो नहीं आ रही थी। तो डिप्रेशन का एक कारण ये भी था कि उस बीच मैं सो नहीं पा रहा था, प्रॉब्लम्स काफ़ी हो गई थी। फिर मैंने अपने आप से बातें की, मैं कहा कर क्या रहा है तू भाई, क्या कर रहे थे आप, और ये कर चुके थे आप, मतलब आप मतलब वापस आ गए वहां से, क्या कर रहे थे आप, ऐसे अपने आप से बातें की मैंने। तो जैसे कैसे सुबह हो गई, फिर मैंने अपने वाइफ को बताया, तो उसमें शादी नहीं थी, वाइफ शब्द यूज कर रहा हूँ अब, मेरी वाइफ तो मैंने फोन किया कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। उसने काफी हिम्मत दी, बूस्ट किया उसने, कुछ नहीं है, आप आ रहे हैं ना शिमला, मैं कहा ऑन द वे, बस आप आ जाओ। फिर रास्ते में 2 दिन लगे बंगाल से आने में यहाँ थे। फिर मैं तो ऐसा ऐसा कर रहा था यार, मैं उससे डिस्कस किया, मैंने सुसाइड की तरफ जा रहा था और मैंने कर चुका था, ऐसा नहीं होता। फिर वो गहरी सांसें ले रही है कि भाई आप बस शिमला आ जाओ एक बार, उसके वही चल रहा है कि आई नो, बोलो मैं समझ सकती हूँ आपके साथ क्या हो रहा है, बस एक बार आप आ जाओ, और मेरे फोन क्यों आप रिसीव नहीं कर रहे, काटते। ये तो फिर आपने इस जो ये प्रॉब्लम हुई, तो इसके बाद जब आपने बताया आप शिमला आए, तो उसके बाद आपने डॉक्टर को दिखाया क्या? हाँ, मैं जैसे ही ऑन द वे आ ही रहा था, मैं ऑन द वे था, उससे बातचीत हो रही थी मेरी। मैं पहुंचा था सोलन में, मैं ऐसे ऐसे पहुंच गया, तो बिल्कुल तैयार थी हॉस्पिटल में। मैं घर भी नहीं गया, रूम नहीं गया, मैं बैग बुक सब गाड़ी वाड़ी लेके वहाँ आगे थे मेरे फ्रेंड्स भी, और मास्क पहना था। तो सीधा हम हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया IGMC से। 5-7 दिन मैंने वहाँ दवाइयाँ खाई, लेकिन स्टिल था मैं, मतलब बढ़ नहीं रहा था वो अटैक मेरे जो हुआ था, वो बढ़ नहीं रहा था, वो जहाँ पे प्रॉब्लम थी वहीं पे वो थम गई थी वो। लेकिन अब मेरे को तो तैयार होना है ना, मतलब अच्छे से मेरे को तो ठीक होना है, मतलब इस टाइम आपको हिम्मत आ गई थी अब कि लड़ना है। हाँ, अब लड़ना है। तो जस्ट दवाइयाँ, एक्सरसाइज कुछ उन्होंने बताई, कुछ वोवल्स उन्होंने दिए थे कि इनको आप रटते रहो पूरे उसमें। फिर कुछ बलून दिए थे उन्होंने कि इसको आपने दिन में कम से कम इतने बार इसमें हवा भरनी है, फुलाना है। वो सारी चीज़ें करता रहा मैं बहुत ईमानदारी से। फिर नारक भी गया मैं, नारक की दवाई से मेरे काफ़ी फ़र्क पड़ा। कुछ मालिश उन्होंने दी, कुछ आयुर्वेदिक दवाई दी। फिर उन्होंने ये भी बोला उन्होंने कि अगर आप अंग्रेजी दवाई खा रहे भैया IGMC की, तो आप 21 दिन का कोर्स पूरा कर लो। बट वो बड़ी फेमस जगह है नारक, सबके माइंड में। तो मैं नारक गया, और नारक में भी उन्होंने मेरे को अच्छे से ट्रीट किया। वहाँ मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम दिया हुआ था, कुछ नहीं पाया ही पाया। और ये सब वो प्यार लोगों ने जो सोशल मीडिया पे मेरे को दिया, तो इसलिए मेरा ऐसा ज़्यादा मन रहता है महफिल में जाने का, जो नीचे गांव में होती है, थानी में होती है हमारे, ओबरे में होती है हमारे, मांझियों में होती है हमारे, जो खलियान नहीं होते जिसमें पशु का वो जो वो निकालते थे, क्या नाम क्या, गेहूँ, वहाँ पे होती है। जो आपके नौराधार साइड तो इस तरह की महफिलें बहुत होती हैं हमारे। तो हमको कोई ऐसा वो नहीं रहता कि क्या नाम के, नहीं भाई अब जाओ, अब तो साउंड चाहिए, अब लोग जानने लग, कुछ नहीं, बहुत सादगी से जाते हैं, चूल्हे के पास खाना खाते हैं, और ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में वापस आते हैं, नहीं, आराम से टिक के बातचीत करके अगले दिन भी ठहरना है, कहीं तो प्रोग्राम हुआ तो आ जाते हैं, नहीं हुआ है तो मेहमानी कर लेंगे। तो ये जो सोशल थोड़ा रहता है, और इससे मतलब मैं ये आपके दिल से दिल तक जी। और ये मेरा एक अभियान है, दिल से दिल तक जो आपका इतना
प्यारा नाम आपने इसको दिया है अपने चैनल को। तो मेरा भी ये है कि दिल से दिल तक जाना है लोगों के बीच, और ये एक अभियान रहेगा मेरा कि फोक को बचाओ, इसको समेट के रखो, इसका प्रचार करो। और इतनी खूबसूरत रचनाएं हैं, और जैसे गजलें भी सुनते हैं ना लोग, तो एक मुखड़ा मैं सुनाऊं। हाँ बिल्कुल। जैसे लोग गजलें सुनते हैं ना, तो एक मुखड़ा है, मतलब पहाड़ी में भी अगर उसको ध्यान से सुनेंगे आप और गाएंगे उसको और मन लगा के सुनेंगे, तो आपको गजल और उसमें कोई फर्क नहीं दिखेगा। तो वो चीज है कि लगो ना ज़्यूंटा बोलो मेरा, तांदे बिना बैठने मेरी है, लगो ना ज़्यूंटा। अंतरा है। आखे दा पाए रखा सुरमा तुम्हें कीरे कलजू कटे, आखे दा पाए रखा सुरमा तुम्हें कीरे कलजू कटे, तांदे बिना बैठने मेरी है, लगो ना ज़्यूंटा बोलो मेरा, तांदे बिना बैठने मेरी है, लगो ना ज़्यूंटा। ऐसी ऐसी रचना, बहुत अच्छे गीत है मैम। इनको कोई गाने वाला मिले और ऐसे वाद्य यंत्र मिले और मौका मिले कहीं गाने का। आपको किस तरह के संगीत जो है आपने अभी तक जो है महफिल में गाया है, किसी और सिंगर के लिखे हुए गाने हैं, तो आप अगर अपने कोई गाना लिखना चाहेंगे तो किस बेस, क्या बेस रहेगा उसका, क्या कुछ सोच रहेगी उसके पीछे? वैसे तो मैंने जो सोशल मीडिया पे गाने गाए, मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल से आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे जी। वो एक ज़माने में जब रोटी भी बना रहे या कुछ काम भी कर रहे तो आकाशवाणी से सुनते थे, दूरदर्शन शिमला से। तो उसमें जो आर्टिस्ट आते थे लोग, तो उनका कोई गाना ऐसा, और वो कोई स्टूडियो में नहीं गाया हुआ है या उनको कोई उस गाने की प्रमोशन नहीं की उन्होंने, तो ऐसे ऐसे गाने माइंड में रहते थे। और वो बचपन से थोड़ा ऐसा था कि जिस चीज़ को एक बार थोड़ा सुन लेते थे या मन लग जाता था सुनने का, उसको गाने का प्रयास करते थे। और बहुत से ऐसे गीत आपको मिलेंगे मेरे YouTube चैनल पे, कपिल शर्मा HPU के नाम से, कि वो ज़्यादातर वो आपको ऐसे मतलब कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, उस तरह के गीत मिलेंगे नहीं आपको। जैसे पाइने मुशोरे दुकान पापू लाला है बेदिया, वो गाने मिलेंगे नहीं आपको, है ना। गाँव दारोला कुणे पाया है तो थोड़े ये सुन लेते हैं, हमें बड़ा पसंद है। और मेरे दादाजी के टाइम में जैसा आपने कहा कि रेडियो में हम सुनते रहते थे, ये वाला गाना बजता था। तो कुछ गाने जो अगर है तो नए थोड़ा उसको मॉडर्न उसमें आ गए, लेकिन वो जो पुराना जो टच होता था उसमें। कौन सा बोल रहे आप? ये जो आप अभी बात कर रहे थे गाँवदार, हाँ ये तो वायरल भी हुई थी, इस पे रील्स काफी सारे लोगों ने बनाई, चाणी शेरी और आशा। थोड़ा छोटा सा साज राज नहीं है, इसलिए मैं बड़ा मुश्किल होता है मिलने। बोलो पतले चने बे फूल के चने, पतले चने बे फूल के चने, शेरियों रा शागो भाई मुथरा, गाँव दारोला कुने पाया, चने बे शेरियों रा शागो भाई मुथरा, गाँव दारोला कुने पाया। बोलो जैसी धारो दिबे बकरी तिंदा, जैसी धारो दिबे बकरी तिंदा, रोज का बरागो भाई मुथरा, गाँव दारोला कुने पाया, तिंदा बे रोज का बरागो भाई मुथरा, गाँव दारोला कुने पाया।
बहुत 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 सुंदर। और हमारे आप आज पॉडकास्ट में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। स्टार्ट। कपिल जी, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज का पॉडकास्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।